कल हम बात कर रहे थे S3 बकेट। तो बकेट पे हमने लैब किया था। तो उसमें हमने क्या किया था, एक बकेट बनाया था S3 बकेट। उसमें हमने स्टैटिक कंटेंट डाला था और विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फ्रंट हमने इसे कॉन्फ़िगर किया यूजिंग क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट को आप CDN भी बोल सकते हैं या क्लाउड फ्रंट भी बोल सकते हैं। ये आपका एक वेब सर्विस है। किस लिए यूज करते हैं वेब क्लाउड फ्रंट को? रिड्यूस द लेटेंसी। सिर्फ ये कीवर्ड याद रखना, कभी कभी इंटरव्यू पूछता है कि व्हाई वी आर यूजिंग द क्लाउड फ्रंट, रिड्यूस द लेटेंसी। लेटेंसी मतलब कि वेबसाइट हमारी डाउन टाइम ना आए, तो उसलिए हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं। और क्लाउड फ्रंट का कई बार सिनेरियो में आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपने गिट का नाम सुना होगा। एक डेवलपर क्या करता है, गिटहब में कमिट करके चेंजेस करता है, कोड आपका सर्वर पे डिप्लॉय हो रहा है यूजिंग जेंकिंस जो भी टूल्स है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि कोई भी कमिट करके चेंज करके पुश मारता है, कोड डिप्लॉय नहीं हुआ, क्या करोगे? तो अब एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप उस पाइपलाइन में चेक करोगे क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह से क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि मान के चलो डेवलपर ने कोड कमिट करके चेंज चेंज मार दिया, कहाँ पे? कोड पे, आपके कोड पे। तो आपने क्लाउड फ्रंट का चेंज किया है, तो क्या यूआरएल पुराना वाला उठाएगा कि नया वाला उठाएगा कंटेंट? तो इस चीज में याद रखना। तो हमेशा याद रखना, पुराना कंटेंट नहीं उठाएगा, क्योंकि जब आपने क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर किया है तो उसमें अपडेट द पॉलिसी कर रहे हो ना। तो क्या होगा, जैसे ही आपने कुछ चेंज किया तो आपको दूसरा कंटेंट मिलेगा। तो कल हमने एक वेबसाइट को होस्ट कर ली थी, उसके बाद दूसरी वेबसाइट डाउनलोड करते समय पावर का इश्यू आ गया था। एक बार हम देखते हैं, अगर एसपी बकेट बना हुआ है तो उसी पे हम सारा कुछ तो कॉन्फ़िगर है ही, उसमें हम दूसरा कोड डाल के देखते हैं। तो S3 में थे तो मैं S3 में आता हूँ। हमने बनाया था धाल 321 के नाम से। तो ये हमारा S3 बकेट है, इसमें कंटेंट भी पड़ा हुआ है, या कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर आप डुप्लीकेट ओपन करके जाते हो क्लाउड फ्रंट पे, तो उस यूआरएल को यूज करना। कल हमने सारा कुछ सेटअप कर लिया था। आप यहाँ से सर्च कर लीजिए क्लाउड फ्रंट। राइट, ये हमारा इनेबल भी है। कुछ नहीं, यहाँ पे जाइए और इसके डोमेन नेम को कॉपी करके पेस्ट करिए। तो यही वाली कल हमने वेबसाइट को होस्ट किया हुआ था, राइट। अब हम क्या करेंगे, S3 बकेट में जहाँ पे हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे जाइए और इसको डिलीट मार दो। डिलीट हो गया, लेकिन एक बात याद रखना है, मैंने वर्जनिंग को भी इनेबल किया था, तो वर्जनिंग इनेबल करके सारा डिलीट।
तो एक काम करते हैं, एक सैंपल वेबसाइट और उठा लेते हैं वेबसाइट से। यहाँ पे आते हैं, एक सैंपल वेबसाइट ले लेते हैं, कोई भी ले लो। चलिए यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, फर्स्ट वाली। मैंने इसे डाउनलोड किया। डाउनलोड सेक्शन में आते हैं, वहां से इसे मैं सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा S3 बकेट में। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना। ये फोल्डर मेरा क्रिएट हुआ। इसके अंदर जो भी कंटेंट है इसको हम उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं अपलोड। ठीक है, अब सारा ये कंटेंट डालना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। नीचे आके अपलोड कर देते हैं। ये जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड हो रही है, इसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आपको AWS बोलता है कि मैं आपको ट्रांसफर एक्सेलरेशन देता हूँ, उसको आप इंक्रीज करो। ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो मेरा कंटेंट हुआ अपलोड सक्सेसफुली। चलते हैं क्लाउड फ्रंट में और यहाँ से DNS को उठाते हैं, गूगल पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं। तो अभी ये उसको उठा रहा है कैसे से, किस लिए? क्योंकि ये कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है। हमारे S3 बकेट में 2 कंटेंट हो गया। ठीक है, अगर आप जाके देखोगे, क्योंकि जब हमारा वर्जनिंग है उसको हमने इनेबल किया हुआ था। ठीक है, तो 100 में करोगे तो सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, मतलब 2-2 कंटेंट है। तो इसलिए हमारा कौन सा उठा रहा है, कैसे से उठा रहा है। तो कभी भी ऐसा होता है, तो आप अपने कंटेंट को प्रॉपर्ली डिलीट करोगे। उसके बाद जब नया कंटेंट डालोगे, ठीक है, उसके बाद URL को जब उठा के CDN का पेस्ट करोगे, तो आपको ये पुराना कंटेंट नहीं दिखेगा, आपको वो दूसरा दिखाई देगा। और याद रखना, ये हमारा CDN में आपको मैंने बताया था, वर्ल्ड वाइड जितने भी आते हैं वो कैसे सर्वर से उठा लेता है। कैसे में एक बार चला गया। ठीक है, कैसे में चला गया, तो आप जब हिट करोगे तो कौन सा कंटेंट, पहला वाला कंटेंट उठा है, दूसरा वाला तो अपडेट नहीं हुआ। तो तो इसलिए वो कंटेंट डिलीट नहीं हुआ, वो पड़ा था आपके वर्जन में, जो वर्जन इनेबल किया था आपने। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, आ रहे। आ रही है। ओके ओके। तो अगर आप चाहो इस क्लाउड फ्रंट को डिसेबल करना चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसे डिसेबल कर दिया। डिसेबल करने का मतलब ये है कि इसको मैंने, आपने डिलीट करना है तो पहले आप इसको डिसेबल करोगे। देन डिसेबल करने के बाद
इसे हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो ये दोनों की दोनों सर्विस है ग्लोबल सर्विस है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने जो कंटेंट पहले डाला, पहला वाला आपने हटाया और दूसरा डाल दिया। पहला वाला डाला तो कैसे से उठा रहा था, उसको आपने डिलीट नहीं किया तो वहीं से उठाएगा। दूसरा वाला आप डाल दीजिए, पहले वाले को डिलीट करके, रिफ्रेश करिए पेज को, फिर कंटेंट को उठा के डाल, S3 बकेट में आपने डाल दिया। पेज रिफ्रेश करना है किसका, डीएनएस का, अपने इस डोमेन का जो आपने क्लाउड फ्रंट में कॉन्फ़िगर किया। पेज जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो नया कंटेंट आ जाएगा। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर किस लिए आ रहा है, क्योंकि मैंने किया डिसेबल। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपने समझना होगा। कई बार इंटरव्यू में पूछता है कि आई एम गोइंग टू हिट माय वेबसाइट यूआरएल और मुझे 403 एरर मिलता है। अब ये एरर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोड लैम्डा में हो, S3 में हो सकता है सर्वर में चल रहा हो, डॉकर में चल रहा हो, कंटेनर में चल रहा हो, पॉड में चल रहा हो। तो सिनेरियो में पूछता है आप इसको कैसे रिसॉल्व करो। तो आपने बोलना है सर हमारा जो यूआरएल है वहां तक ट्रैफिक नहीं जा पा रही हो क्या, विल गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप, पोर्ट देखूंगा मैं, डीएनएस में जाऊंगा, राउट 53 के अंदर जाऊंगा, सारी चीजें मैं चेक करूंगा वन बाय। ठीक है, तो वो उसमें आपसे सिनेरियो में स्टेप पूछता है आप इसको रिसॉल्व कैसे करो, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर तक नहीं आ पा रही। ठीक है। और यहाँ पे आपको बोल रहा है जनरेटेड बाय क्लाउड फ्रंट, क्योंकि क्लाउड फ्रंट का यूआरएल हमने यूज किया था। एक और एरर आता है जिसका नाम है 503 एरर, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करो। ठीक है। तो जब मैं आपको इलास्टिक लोड बैलेंसर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा व्हाट इज 403 एरर। ठीक है, इस एरर को मैं जनरेट भी करूंगा। तो एक छोटा सा वेबसाइट था, इजिली आप इसको होस्ट कर लोगे। ठीक है, एक बार इस S3 में टाइप में बात करने से पहले थोड़ा सा आप लोग का जो एरर होता है ना, जब आप EC2 लॉन्च करते हो फिर SSH करते हो, तो पहले आपको समझना होगा कि आपकी जो की पड़ी रहती है, की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पहले ये देखना आपने की को कहाँ पे डाउनलोड किया, डेस्कटॉप में किया है या फिर डाउनलोड सेक्शन में किया है। अगर डाउनलोड में किया आपने, तो डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना है। अगर विंडोज CMD से कर रहे हो तो CD करके डाउनलोड सेक्शन में जाओ। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आप क्या करोगे, SSH EC2 माइनस यूजर एट द रेट पब्लिक IP -i और की। सेकेंड तरीका आपको कंसोल से करना है AWS के, तो आप वहां से भी कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी कनेक्ट नहीं होता, तो इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि आपका इंटरनेट स्लो हो या फिर उस पर्टिकुलर AWS के डेटा सेंटर में इशू है। ठीक है। तीसरा आप चाहो तो VS कोड इसको डाउनलोड कर लो, इस पे भी एक्सेस कर सकते हो जैसे आप विंडोज CMD में करते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास पुट्टी है तो पुट्टी में भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल्स ऑप्शन कनेक्ट करने के, EC2 को मतलब जो आपका सर्वर है, ये मल्टीपल्स ऑप्शन होता है। अगर आपने कस्टम VPC बनाया है तो उसमें देखना पड़ेगा पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, सारा कुछ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेके चलो तो इजीली आप कर पाओगे। और कई बार ये चीज देखने को मिलती है कि आप ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दे, कम से कम आप SSH कर रहे हो तो SSH का पोर्ट तो अलाउ करो 22 सिक्योरिटी ग्रुप में जाके। ठीक है, कि आप SSH कर रहे हो, बस इतनी चीजें देखनी। थोड़ा सा दिक्कत स्टार्टिंग में आती है, लेकिन जब एक दो बार अच्छे से कर लोगे फिर इजीली आप इसको परफॉर्म कर लो। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। अ, जैसे अभी मैंने फोन से ज्वाइन किया, वो दिखाया कि स्टोरेज स्पेस इज लेस देन 1 GB, तो फोन बार बार हैंग होता है। तो सर ओके, ऐसा क्यों होता है, स्टोरेज स्पेस कम होता है तो? क्योंकि उसको जितना चाहिए
ऑपरेट होने के लिए वो नहीं उतना सफिशिएंट नहीं है। आपका स्टोरेज कितना है? वो 64 GB का है। तो उसमें स्पेस नहीं होगा। कौन सा मोबाइल है आपका? एंड्रॉइड? हाँ, एंड्रॉइड का है। स्पेस नहीं है ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका मेमोरी पूरा फुल है, एक सिचुएशन हाँ आ सकती है। हाँ, मतलब इन जनरल आई एम आस्किंग कि स्टोरेज के ऊपर एक एप्लीकेशन या फिर वो डिपेंडेंट क्यों होता है? जैसे स्पेस कम हो गया तो फिर ऑपरेट करने के लिए उसको प्रॉब्लम क्यों होती है? वो तो होगी, जैसे आपका ये लैपटॉप है, इसमें 500 GB हार्ड डिस्क है, 4 GB रैम है। इसमें आप कोई थर्ड पार्टी ओएस कर रहे हो, तो आपने चलो एक वर्चुअल बॉक्स ले ली, उस एक में एक नया ओएस आप डाल रहे हो, नया ओएस चलाने की कोशिश करो, तो यहाँ से 20 GB इसको चाहिए वर्चुअली, 2 GB इसको रैम चाहिए, तो कहाँ से लेगा? ये आपकी फिजिकल रिसोर्स से ही लेगा ना, अलग से तो नहीं लेगा। अगर आपके इसमें ही फिजिकल में स्पेस नहीं है, मान के चलो 4 GB है, 4 GB पूरा यूज हो रहा है, तो इसको आप दोगे तो हैंग होगा ही, टोटल लैग हो जाएगा। तो वो हैंग होगा। सर, ये जो कैश मेमोरी हम लोग कल पढ़े थे, तो वो भी ऐड करना पड़ता है क्या अलग से, या यहीं से नहीं नहीं, वो कैश? बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट ऐड होता है। मतलब आपने एक, चलो कंपनी ओपन की, मान के चलो आपने एक छोटा सा पार्लर खोला और कुछ समय बाद आप पॉपुलर हो जाते हो वर्ल्ड वाइड, आप क्या करोगे? मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड वाइड और ट्रेनिंग आप दे रही हो ऑनलाइन, सारे वर्ल्ड के लोग आए कनेक्ट हो जाए मुझसे, ठीक है? तो हम्म, आप क्या करोगे? क्लाउड फंड कॉन्फ़िगर करो। मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड के लोग मुझे देखें, मेरी वेबसाइट को हिट करें। तो क्लाउड फंड में जो कैसे सर्वर है, वो एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर करके रखता है। बस एडब्ल्यूएस आपको बोलता है मैं आपको क्लाउड फंड देता हूँ कि आपकी वेबसाइट डाउन जा रही है, लेटेंसी इशू आ रहा है, तो आप जाइए क्लाउड फंड में कॉन्फ़िगर करिए। सर ये विदाउट क्लाउड फ्रंट यूज करके भी हम, आपने बोला था कि S3 पे होस्ट कर सकते हैं हम वेबसाइट, कर सकते हो वो स्टैंडर्ड वे में। तो उसकी लेटेंसी कम मतलब ज्यादा होगी क्या? मतलब मतलब हीट हो जाए? मतलब वेबसाइट कहाँ पे आप होस्ट कर रहे हो? एस3 में डाल के अपने बकेट पे होस्ट कर दिया, हम्म। और फिर उस बकेट का यूआरएल आप शेयर कर रहे हो, लोग वहां पे आ रहे हैं कहाँ पे? आपके एस3 बकेट। अगर लेटेंसी इश्यूज है, तो फिर बहुत ज्यादा लेटेंसी ट्रैफिक आ ही नहीं पाएगी। अगर आपने दिल्ली से किया तो दिल्ली के लोग जल्दी उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? दिल्ली के बाहर जाओ तो वहां पे बफिंग का चांसेस होगा, लेटेंसीज का इश्यू होगा, और ये होगा ही। अगर आप बोलते हैं कि सर यूजिंग S3 bucket I upload the bucket and bucket में एक URL मिलता है, उसको मैं होस्ट कर देता हूँ। जैसे S3 bucket में आइए प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज में आओगे, नीचे मिलता है आपको URL, इसमें सब डाल दोगे, इस URL को कॉपी करना है, इसको कॉपी करके बस पेस्ट मार दोगे, हो जाएगी होस्टिंग। ठीक है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा पब्लिक एक्सेस अलाउ करना पड़ता है बकेट को, दैट्स इट। तो ये कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है। स्टैंडर्ड वे ये होता है कि आप कंपनी में बैठे हो तो क्लाउड फ्रंट का यूज करके आप एक प्रोजेक्ट अपने प्रोफाइल में ऐड करोगे क्या, कि मैंने सर यूजिंग S3 बकेट, लैम्डा फंक्शन और क्लाउड फ्रंट एक मैंने वेबसाइट खुद बनाई है। पूछेगा आपसे क्या बनाया? सर पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट। ये क्या होता है कि कंपनी चाहती है कि कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट में आए तो पहले वो अपना ईमेल आईडी डाले और पासवर्ड डाले, तो जैसे वो ईमेल आईडी पासवर्ड डालता है तो उसकी इंफॉर्मेशन जनरेट होके उस क्लाइंट के डेटाबेस में चली जाती है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टिव वेबसाइट, ये स्मॉल वेबसाइट आप बनाना,
प्रोफाइल में ऐड करनी। अब आपने बोला कि सर यूजिंग S3 बकेट और लैम्डा मैंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट बनाया, तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ही नहीं आपकी वेबसाइट। सीडी हम क्यों यूज कर रहे हैं? लोग आए, लेटेंसी का इश्यू ना मिले, आपने चलो अपनी एक वेबसाइट बना ली और 15 मिनट तक वो ऐसे ऐसे बफिंग कर रहा है, कौन देखेगा उसको? कोई नहीं जाएगा। मार्केटिंग ही नहीं है आपकी वहां पे। तो इसलिए लोग फास्ट सर्विस चाहते हैं आज की डेट। फास्ट मतलब कि हमें सारा का सारा जो जो भी हमारा प्रोडक्ट है आप सेल कर रहे हैं, लोगों तक जल्दी डिलीवरी हो। ठीक है, अगर जोमेटो वाला हर 2 दिन में पहुंचाया तो गया फिर जोमेटो। ठीक है, अगर 30 मिनट में उसने अगर नहीं पहुंचाया, 35 कभी ज्यादा लेट हुआ तो आपसे वो सारी चीजें देखी जाती है, एकदम लाइव मॉनिटर किया जाता है कि ये जोमेटो वाला कहाँ पे पहुंचा, ये उनको सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें कस्टमर तक कंटेंट डिलीवरी करना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है। अभी मैं फूड की बात कर रहा हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, फूड हमारे लिए वो प्रोडक्ट है। अगर वही 2 दिन में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जोमेटो वालों को इश्यू। ठीक है सर। अब S3 बकेट में कुछ और इम्पोर्टेंट सर्विस है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि हमें अपने कंटेंट को एक रीजन से दूसरे रीजन में रेप्लिकेट कराना, कंटेंट लेके जाना, तो आप क्या करोगे? तो थ्योरी हमने डिस्कस किया था कि आप रेप्लिकेशन इनेबल कर दो, तो रेप्लिकेशन इनेबल करते ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसे हम यूज करते हैं, रेप्लिकेशन रूल बनाते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और सेटअप करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं AWS S3 की क्लासेस के बारे में। और देखो, एज फ्रेशर जाओगे, EC2 इंस्टेंस का प्राइसिंग मॉडल क्या क्या आता है? ऑन डिमांड, स्पॉट इंस्टेंस, रिजर्व इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट और शेड्यूल इंस्टेंस, सेविंग प्लान। ऐसे ही पूछेगा क्लासेस ऑफ S3 बकेट। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि कितने टाइप के क्लासेस होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं, तो हम अनसीक्वेंस वाइज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ S3 बकेट के क्लासेस 1। 7 टाइप का आपका क्लासेस होता है। दिस इज 2, दिस इज 3, ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा 5वां, ये 6 एंड ये रहा 7। अभी इस क्लासेस का बहुत बड़ा रोल कॉल है। ठीक है, S3 हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बेस। कंपनी क्यों यूज करती है? डेटा रखने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और ये तो फ्री तो है नहीं कि आप अपने, आप देखो क्या होता है, आप होटल में जा रहे फ्री में तो नहीं मिलता ना। आप चाहोगे सस्ते से सस्ता हो जहाँ पे मैं ज्यादा समय रह पाऊँ, तो ऐसी हमारे क्लासेस में आता है। तो क्लासेस की कैटेगरी की बात करेंगे, पहला आपका होता है AWS S3 स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जब जो भी आप बकेट बना रहे हो और उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है? बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे जा रहा है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहला हुआ आपका S3 स्टैंडर्ड। सेकेंड बकेट का नाम होता है Amazon S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, इंटेलिजेंट टियरिंग, सेकेंड बकेट। थर्ड नंबर आपका जो बकेट है Amazon S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। मैं यहाँ पे गैप में लिख रहा हूँ I, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। नेक्स्ट जो बकेट का नाम है फोर्थ नंबर, वो होता है हमारा S3 वन जोन। S3 वन जोन IA मतलब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। पांचवें नंबर का जो बकेट होता है S3 ग्लेशियर।
जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंट रिट्रीव। रिट्रीव मतलब मीन्स ये हुआ कि आप S3 बकेट में आप डेटा डालते हो, तो आप ना वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी बैठे हो, इंटरनेट का बस कनेक्टिविटी होना चाहिए, उस S3 बकेट से आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, ले सकते हो, अपलोड कर सकते हो, दे सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। आजकल क्या होता है कि आपको फाइल शेयर करनी है, आप S3 बकेट में डालो, फाइल वहां चली जाएगी। समझ रहे हो, बड़ी फास्ट सर्विस है। छठवें नंबर की बात करते हैं, S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल रिट्रीवर। उसके बाद लास्ट वाला जो होता है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। आर्काइव मीन्स अगर लिनक्स में आपने पढ़ा होगा टार आर्काइव, मतलब क्या करते हैं हम, डेटा को कंप्रेस करके रखते हैं, ठीक है। और सबसे सस्ता होता है यही हमारा, सबसे चीपेस्ट। चीपेस्ट का मतलब ये हुआ, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं हम S3 बकेट में, मान के चलो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाला, तो इस ऑब्जेक्ट का प्राइस 10 रुपए है, तो इसका कुछ कम होगा, 9 रुपए होगा, इसका भी कुछ कम होगा, 8 रुपए होगा, इसका आपका 7 रुपए होगा, ठीक है, इसका 6 रुपए होगा, इसका आपका 5 रुपए होगा, और लास्ट वाला इसका सबसे चीपेस्ट होगा, इतना पैसा, ठीक है। तो अब कंपनी में आप बैठते हो, कंपनी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से, क्लासेस पूछता है, तो क्लासेस आपको पता है सर, सेवन टाइप ऑफ क्लासेस, AWS S3 स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों यूज करते हैं, मान के चलो आपका जो कंटेंट है, कौन सा कंटेंट, ये आपने डाला, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, फाइल हो सकती है। अगर इस कंटेंट को फ्रिक्वेंटली, मतलब डेली यूज हो रही है, वीकली यूज हो रही है, मंथली में 3-4 बार एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये आपका ये S3 स्टैंडर्ड में होगा। दूसरा कंटेंट, ये ऐसा कंटेंट है, ऑब्जेक्ट है, ये 4 साल में एक बार इसको जाके देखा जाता है, जब ऑडिट होती है, तो बताइए मैं 10 रुपए क्यों दूंगा इस ऑब्जेक्ट का। तो कंपनी में आप बैठे हो, S3 में आपकी प्रोफाइल है, आप करिए, जैसे मान के चलो आपका नाम सुनील है, सुनील एक काम करो, इस कंटेंट को कब कब एक्सेस किया जा रहा है, सारे लॉग्स आपको मिलते हैं क्लाउड ट्रेल में। सर इसको एवरी 3 ईयर्स ऑडिट के दौरान हम देखते हैं इसको, तो एक काम करो, इसका क्यों 10 रुपए आप दे रहे हो, आप इसको यहाँ पे रख दो, S3 ग्लेशियर टी पार्क है, ठीक है। तो मंथली अगर इसका 100 रुपए आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ 2-4 रुपए आएगा। समझ रहे हो, कॉस्ट कैसे बताते हैं, कंटिंग कंपनी में आप बैठोगे, तो कॉस्ट कटिंग के लिए आपकी बिलिंग डिपार्टमेंट होती है। बिलिंग डिपार्टमेंट, उसका काम क्या होता है, उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, बिलिंग डिपार्टमेंट को टारगेट 10 लाख इससे ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए। अगर बिल आता है 12 लाख, बिल आ गया 18 लाख, पहले तो बिलिंग टीम को बोला जाएगा आपने किसको इंटीमेट किया, ठीक है। तो बिलिंग टीम देखती रहती है सारा मैट्रिक, सर ये अननेसेसरी चल रहा है सर, इसका कोई यूज नहीं है, तो वो मेल करेगी बॉस को, बॉस बोलेगा किसको, आप काम कर रहे हैं इंफ्रा की टीम में, आपने ये S3 क्यों लॉन्च किया है, आपने ये EBS क्यों लॉन्च किया है, ये EBS में आपका T3 आपने क्यों लॉन्च किया है, जबकि हमें हमें T2 डॉट नैनो में ही काम हो जा रहा है। तो सारा सिनेरियो में पूछा जाता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता पाओगे। EBS में पूछ लेता है कि आपने स्पॉट में क्यों लॉन्च किया, ऑन डिमांड में क्यों नहीं किया, ठीक है। एक सीनियर ने पूछा, सर मैंने ऑन ऑन डिमांड में लॉन्च किया, बोलता है कि आपने स्पॉट में क्यों नहीं किया, तो मैं कंफ्यूज हूँ सर, क्या क्या बोलूं। मैंने उसको बताया कि भाई स्पॉट में क्या हुआ, ऑन डिमांड में प्राइस क्या, रिजर्व में क्या प्राइस। तो कंपनी चाहती है कॉस्ट कटिंग का, क्योंकि उसको बिलिंग टीम ने इम्पैक्ट किया था कि सर इन्होंने सर हमसे पूछा नहीं, और इन्होंने स्पॉट ऑन डिमांड में लॉन्च कर दिया, इसका इतना चार्जेस पड़ रहा है, जबकि स्पॉट में होता है क्या, देखो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, प्राइस एक जगह 1000 लग रहा है, दूसरी जगह आपका 400 हो जा 400 है, तो आप 1000 वाले दे के जा रहे हो, पूछा पूछा ही जाएगा ना, उसमें पूछा ही जाएगा कि जब वही काम करना है आपको
ऑन डिमांड में आपका कितना लग रहा है? 1000 रुपये। आपने 1000 दिया उसी 2 घंटे काम के लिए। स्पॉट इंस्टेंट में AWS आपको बोल रहा है मैं 250 रुपये में दे दूंगा, तो बिलिंग टीम तो बोलेगा ना सर आपने क्यों लिया 1000 रुपये। ऐसे ही आपने 10 सर्वर लॉन्च किया, गया 10,000 रुपये। इसलिए कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी कॉस्ट लगेगा, आप कंटेंट डेटा रख रहे हो, ठीक है, लगेज रख रहे हो, तो उसका चार्ज लगेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा होता है S3 स्टैंडर्ड। तो S3 स्टैंडर्ड में आपको ड्यूरेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें मिलती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो, कंटेंट डाल दो, कौन सा स्टैटिक हमने डाल दिया, होस्ट भी कर दिया, जो भी चीजें हैं सब इसमें डाल दो। मोबाइल एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, बिग डेटा, जितना भी है सब यहाँ पे डाल। लिमिट पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की 5 TB और बकेट की लिमिट आपकी इनफाइनाइट। तो प्राइसिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो होता है क्या, अगर यहाँ पे एक AWS में आप कैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ डेटा मूव करोगे, लास्ट में आपके बॉस ने बोला डेटा आप मूव कर दीजिए S3 के डीप आर्काइव में। तो AWS क्या बोलता है, मैं आपको देता हूँ AWS S3 लाइफ साइकिल रूल। तो आप क्या करोगे, लाइफ साइकिल रूल लगा दो। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट हैव यू कॉन्फ़िगर्ड लाइफ साइकिल, आप बोल देना यस किया है। तो आपसे ही नहीं पूछेगा कैसे लगाते हैं, आपसे पूछेगा ये बताओ आपने लाइफ साइकिल लगाया तो डेटा कितने दिन में यहाँ से यहाँ जाएगा, कितने दिन में यहाँ से यहाँ मूव होगा। ठीक है, तो ये चीजें पूछता है आपसे। और ये भी पूछता है कि मान के चलो आपने S3 स्टैंडर्ड से डेटा लगा दिया लाइफ साइकिल, यहाँ पे 60 डेज, यहाँ पे 120 डेज हो गया, मतलब 120 दिन तक यहाँ रहेगा, फिर डेटा चला जाएगा। 120 दिन के बाद आपने लगा दिया 180 यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ से डेटा मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लगा के दोगे 365। 365 डेज के बाद आपसे पूछता है यू वांट डिलीट और यू वांट स्टोर। तो कंपनी के अंदर डेटा डिलीट नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं उसको क्या करेंगे, दूसरे S3 बकेट पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट S3 बकेट बनाया होगा, उधर से डेटा को ले जाकर उधर पे डाल देंगे। ठीक है, ऑडिट होती है कंपनी के अंदर एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर, पुराना कंटेंट दिखाइए, बजट क्या था, उसमें डेटा काम आता है। अननेसेसरी डेटा उसको कंपनी डिलीट कर देती है, जो इंपॉर्टेंट डेटा उसको रखती है। तो अब लाइफ साइकिल जब आप जाओगे तो आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि मान के चलो हमने लाइफ साइकिल लगाया और मेरा डेटा यहाँ से चला, कहाँ से, S3 स्टैंडर्ड से, और यहाँ पे पहुंच गया। अब मुझे इस डेटा को वापस लेके आना S3 स्टैंडर्ड में। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या ये फ्री होगा और कितने दिन में आएगा। तो कभी भी याद रखना, ये तो फ्री नहीं होगा ना। अगर आप ट्रेन से निकल गए मुंबई के लिए, दिल्ली से मुंबई, मुंबई के आधे रास्ते में पहुंचे हो और उधर से मैं आपको फिर बुला रहा हूँ आप वापस आइए, फ्री में थोड़ी आओगे, चार्जेस अप्लाई। ठीक है, चार्जेस कितना है, आपसे ये नहीं पूछेगा कितना रुपए लगेगा, आपसे पूछेगा एप्लीकेबल है कि नहीं। तो आपने बोलना है सर चार्जेस अप्लाई होगा। वो डिपेंड्स करता है कि कौन से क्लासेस में गया। ठीक है, तो मैंने जैसे प्राइसिंग मॉडल बता दिया, कैलकुलेटर यूज करिए, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो बिलिंग टीम का काम होता है ये। हमें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ अगर डेटा चलेगा मुझे चाहिए तो आप कैसे डेटा लेके आओ। ठीक है, तो ये क्लासेस हैं। जब इसका लैब करेंगे तो मैं आपको एक लाइफ साइकिल रूल बनाना सिखाऊंगा कैसे लगाते हैं, और जब लाइफ साइकिल लगा दोगे तो आपका लाइफ साइकिल बन जाएगा। ये आपका फिक्स है। डेट डेट अगर आप करते 160 80 डेज, ठीक है, तो आपको एरर बोलेगा नो, आपका एक ड्यूरेशन है, इतने दिन यहाँ पे रहेगा, फिर इतने दिन बाद मूव होगा डेटा। ठीक है, फिर इतने दिन बाद डेटा यहाँ पे मूव होगा, फिर यहाँ से इतने दिन बाद डेटा मूव होगा। लास्ट आपका आर्काइव है जो सबसे चीपेस्ट है, $0.009, ऐसा कुछ चार्जेस अप्लाई, सबसे चीपेस्ट, लोवेस्ट कॉस्ट स्टोरेज। कई कई बार पूछता है which one is the very lowest classes in S3 bucket। आपने बोल देना S3 deep archive। ठीक है, लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे डाल दो। 5 साल में एक्सेस हो रहा है यहाँ पे डाल दीजिए, 2 साल में एक्सेस हो रहा है यहाँ पे डाल दो। ठीक है, इसलिए बनाए गए ऐसे क्लासेस, इसको बोलते हैं क्लासेस। तो इसका हम कर लेंगे लैब छोटा सा।
कुछ भी नहीं जाएंगे, लाइफ साइकिल में ऑब्जेक्ट डाल के अप्लाई मार देंगे। इसके पहले चलिए इसका लैब भी कर लेते हैं, कैसे लाइफ साइकिल लगाते हैं। देखो यहाँ पे स्टोरेज की क्लासेस क्या है हमारी, स्टैंडर्ड, राइट। मैंने सारा सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट हमारे पहले डाला हुआ है। एक्शन में आइए, कैलकुलेट टोटल साइज, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, कितना है। साइज है आपका 1.2 MB। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी इतना पड़ा हुआ है इस बकेट के अंदर। तो मुझे साइज नहीं देखना है, मुझे बात करना है क्लासेस पे। तो आप सेलेक्ट कर लो, एक्शन में आ जाओ, मूव से पूछ रहा है, मूव करना, मूव कर लो, एडिट करना है स्टोरेज क्लासेस, एडिट कर लो, तो एडिट कर लेते हैं। आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड में, नहीं मुझे स्टैंडर्ड में नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आ गए आपके पास। आपके बॉस ने बोला एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट को डाल दो 180 डेज वाले में, डीप आर्काइव। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे, डेटा आपका यहाँ पे हो जाए, ठीक है। सेव चेंजेस, ये तो मैनुअल टास्क है, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जब आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हो ना बकेट के अंदर, तो लाइफ साइकिल रूल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। बकेट वर्जनिंग क्या होता है, बात किया था हमने। डिफॉल्ट इंस्क्रिप्शन या आप जब की अप्लाई करते हो उसको हम देख लेंगे। अभी हम बात करते हैं लाइफ साइकिल रूल। ठीक है, तो कई बार बकेट में हमें एसीएल पॉलिसी, मुझे बकेट को एक्सेस ब्लॉक मारना है, कोई भी बंदा हो उसको एक्सेस कर पाए, कैसे, यूजिंग पॉलिसी आप जनरेट करके अटैच करो, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे। अभी हम आते हैं लाइफ साइकिल रूल पे। तो इस बकेट पे मैं डायरेक्ट लाइफ साइकिल रूल यहाँ पे अप्लाई कर, ठीक है। तो चलते हैं, क्रिएट करते हैं लाइफ साइकिल रूल, क्रिएट। अब आपसे पूछ रहा है किस नाम से आप लगाना चाहते हो। आपने जैसे पहले प्रोजेक्ट बनाया था SBI S3 लाइफ साइकिल रूल, ऐसा डेटा लगा दो, ठीक है। अब पूछ रहा है आप किस पे लगाना चाह रहे हो, पूरे बकेट पे लगा रहे हो या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो। समझो, पूरे बकेट में लगाया तो जो भी कंटेंट आएगा सारा का सारा कंटेंट जाता जाएगा। तो कंपनी के अंदर एक बार फिर बोलूंगा मैं, डिफरेंट डिफरेंट बकेट यूज होता है, कोई एक बकेट नहीं है कि एक में ही सब कुछ होगा, ठीक है। तो याद रखना, कंपनी डिफरेंट डिफरेंट, स्टैटिक कंटेंट के लिए अलग है, लॉग्स के लिए अलग है, मीडिया के लिए अलग है, ठीक है। और इस पे इंडिविजुअल कंपनी के अंदर काम भी होता है। सर हमें मैनुअल कॉपी करना पड़ता है S3 बकेट से, EC2 से S3 बकेट में, बात करेंगे हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो S3 लाइफ साइकिल कुछ नहीं करते, लिमिट स्कोप करना, अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट। मैंने किया अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट, पूछ रहा है अप्लाई करना चाहते हो, यस आई एक्नॉलेज। लाइफ साइकिल में अगर करते हो सारा कुछ, ये जो चीजें लिखी हुई हैं, कंपनी में आपको कंपनी का जो टास्क बोलता है, बॉस बोलता है काम करो, एक लाइफ साइकिल लगाओ, मूव करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्टोरेज क्लासेस। तो आपने ये सेलेक्ट किया। तो अभी हम पहला सेलेक्ट करते हैं। देखो आप चाहो तो सारा कुछ लगा दो, सारे में, मतलब मूव नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब नॉन करंट एक और जो क्लासेस के अंदर दिख रहा था ना, वो लास्ट में आपका जाके पड़ा रहेगा वहां पे डेटा। एक्सपायर करना है, तो एक्सपायर करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लो। परमानेंटली डिलीट करना है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे डिलीट करना है परमानेंटली उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट का कोई यूज केस नहीं है, तो आप इसको लाइफ साइकिल लगा के 365 दिन तक, अगर दिक्कत नहीं है, पता चला यूज नहीं होता, उसको आप डाल दो वहां पे, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। या फिर डिलीट एक्सपायर करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो। तो ये चीजें आप पे डिपेंड नहीं करेगी, आपकी कंपनी के अंदर बैठे हो, आपका बॉस क्या बोलता है, एक काम करो ये डेटा हमारा यूज करनी है, आप लगा दो, ठीक है। मूव करना है आपके ऑब्जेक्ट को क्लासेस में, तो आप सेलेक्ट कर लो।
तो जैसे मैंने पहला नंबर सेलेक्ट किया, नाउ नीचे आते हैं, ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला आपका स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। आपको जब ये सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या है कि डेटा कैसे आपका मूव होगा। तो आपसे पूछ रहा है कितना दिन लोगे, मैंने दिया यहाँ पे चलो 60। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन बताया मिनिमम और 30 डेज इज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रांजिशन ऑफ स्टैंडर्ड। चलो 30 बोल रहे थे, 30 डेज दे दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट आप कहाँ पे इसको अपलोड करना चाहते हो। तो आपने ऐड ट्रांजिशन किया तो नेक्स्ट आपका आता है इंटेलिजेंट टियरिंग। इंटेलिजेंट टियरिंग में नंबर ऑफ डेज जैसे आपने दिया 50, तो आपसे पूछ रहा था इंटीजर वैल्यू विल बी मस्ट बी एट लीस्ट मोर देन 30 ऑफ स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट। चलो मैंने यहाँ पे दिया 60 डेज। आफ्टर 30 डेज यहाँ पे 60 डेज तक रहेगा। फिर आपने एक और लाइफ साइकिल लगाया, स्टैंडर्ड सॉरी वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अब यहाँ पे डेटा मूव होगा, मैंने यहाँ पे दिया चलो 103 तक। आफ्टर 120 डेज आप एक और ले लीजिए, ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवर। मैंने कहा यहाँ पे 180 डेज। ठीक है, एक और ले लेते हैं डीप आर्काइव, और ये आपका क्या है सबसे सस्ता चीपेस्ट, मैंने दिया 365। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे हमने अपने मर्जी से डाला तो आपको कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है रिव्यू ट्रांजिशन एक्सपायर करंट वर्जन। ठीक है, जैसे आप एप्लीकेबल करोगे तो आपका डे चालू हो जाएगा। यहाँ से फिर मूव होगा 30 डेज, उसके बाद 60 डेज, उसके बाद 120 डेज, 180 डेज, 365 डीप आर्काइव यहाँ पे पड़ा होगा डाटा। ठीक है, मैंने किया क्रिएट। तो जैसे हमने किया तो मेरी लाइफ साइकिल हो जाती है एप्लीकेबल, इसको मैंने लगा दिया। अब जाके देखोगे लाइफ साइकिल में अंदर चल के बन गया। तो मतलब आप कोई भी डेटा डालोगे ऑब्जेक्ट पे, मैं सारे गूगल बकेट पे लगाया हुआ। ठीक है, ये वो बकेट है, मैंने पहले भी बोला था कंपनी के अंदर डिपेंड करता है कि कुछ ऐसे बकेट है जो हमें उस कंटेंट को यूज नहीं करना है, तो उसको आप उसके लिए अलग बकेट बनाइए, वहां पे रखिए और लाइफ साइकिल लगा के डिलीट मार दो। ठीक है, डिप्लोमेटिक काम ऐसे ही होता है कंपनी। अगर एक ही बकेट में इंपॉर्टेंट डेटा डाल रहे हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको भी डाल रहे हो, कहीं ना कहीं चीजें आपकी प्रॉब्लम क्रिएट। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल रूल। तो आपसे कई बार पूछता है आपने लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगर किया, तो आपने बोल देना यस सर मैंने किया हो। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल रूल। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना। आप अगर स्टोरेज की टीम में बैठे हो तो आपका ही काम है मैनेज करना, डेटा मैनेज करना। ठीक है, रेप्लिकेशन लगाना, S3 में रेप्लिकेशन रूल बनाना, इनेबल करना वर्जनिंग। स्पीड अच्छी नहीं आ रही है तो स्पीड के लिए मैं आपको एक और बात बताऊंगा IM के टॉपिक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। IM से हम कैसे एक S3 को EC2 से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लाइफ साइकिल। इसमें कोई डाउट? क्लासेस याद रखना है आपको, सबसे चीपेस्ट क्या है, और बाय डिफॉल्ट S3 स्टैंडर्ड क्रिएट होता है जब आप क्रिएट करते हो, और लाइफ साइकिल अप्लाई करना आना चाहिए। कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ लीजिए। सचिन एनी डाउट? मेरी वॉइस आ रही है ऑडिबल? सर यस आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। सर डाउट बोलिए बोलिए। सर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर क्लासेस है सर, स्टैंडर्ड को छोड़ के और सब सर पेड होते हैं क्या?
हाँ, सारी पेड होते हैं। सर इसका मतलब कैलकुलेशन सर कैसे होता है? कैलकुलेटर कुछ नहीं, आप क्लाउड वॉच में एक मैट्रिक्स होता है, बिलिंग मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें आप कर लो। दूसरा, डायरेक्ट आप S3 कैलकुलेटर का यूज कर लो। ये आपका क्लासेस है, इसका चार्जेस है। स्टैंडर्ड में पहला 50 TB का मंथली देना लगेगा, पहले से प्री डिफाइन है ना। आपके पास अगर ऐसा डॉक्स रहता कंपनी के, देख लो कौन सा सस्ता पड़ेगा। इंटेलिजेंट टीयरिंग का प्राइस क्या है, इतना है। सबसे लास्ट में देखते हैं सबसे सस्ता, ये आपका डीप आर्काइव 0.00 पर जीबी आपसे ले रहा है। इतने जीबी में इतना रुपया, कितना पैसा लगेगा डॉलर। ग्लेशियर फ्लेक्सिबल में इतना लग रहा है, इसमें और सस्ता लग रहा है, पर जीबी ले रहा है, लेकिन सबसे सस्ता ही है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट क्या करना है, आजकल तो AWS भी स्मार्ट हो गया है। जब आप लॉन्च करते हैं ना EC2, तो आपसे पूछता है विंडोज ऑन डिमांड, लिनक्स ऑन डिमांड, उबंटू ऑन डिमांड, डेबियन, प्राइस लिखा रहता है सबको, $0.33। विंडोज में लोगे इतना डॉलर, लिनक्स में लोगे इतना डॉलर, ठीक है। जैसे आप मॉल में गए तो लिखा था बाय वन गेट वन फ्री, अंदर चले जाओगे और कुछ ना कुछ लेके आओ। तो यही मार्केटिंग है। सर हमको कैसे सर पता चलेगा कि सर मतलब रिक्वायरमेंट कैसे सर होगा कौन सा लेने के लिए? आप तो अपने थोड़ी लोगे। आप मान लो आपकी आपकी ये टीम है, ये 5 लोग बैठे हुए, 5 में 2 लोग बिलिंग बिलिंग की टीम है, 2 लोग इंफ्रा की टीम है, एक सिक्योरिटी टीम है। तो इन 5 को मैनेज करने के लिए एक बॉस होगा, टीम लीडर होगा। वो टीम लीडर क्या बोलता है, बिलिंग को बोलेगा, क्या बोलेगा, मुझे ना S3 बकेट देखना है सबसे चीपेस्ट। तो ये बिलिंग टीम क्या करेगी, इनको तो पता होना चाहिए ना कैलकुलेशन करने का। तो ये कैलकुलेट करके बताएगी सर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक हम डीप आर्काइव ले सकते हैं, एक इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ले सकते हैं। तो उसमें प्राइस का डिफरेंस क्या है सर, इसमें कुछ प्राइस आएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ठीक है। ये आपका 2 साल के लिए रहेगा, बस। थैंक यू सर। सब चीज पहले से देखो अपने, आप अपने अपनी मर्जी से कोई S3 बकेट बना ही नहीं सकते, ठीक है। कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट आता है तो आपको एक डॉक मिलता है, डॉक्स, ये डॉक्स। इस डॉक्स में लिखा रहता है क्या, पहला नंबर स्टेप, क्रिएट VPC। और VPC का सही आइडिया रखना होगा, क्रिएट 6 सबनेट, 6 नहीं 9 सबनेट, क्योंकि हम बना रहे हैं 3 tier आर्किटेक्चर। तो आप 9 सबनेट बनाओगे, 9 में 3 पब्लिक और 3 प्राइवेट, 3 प्राइवेट। ये हमारा वेब सर्वर, ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर, ये हमारा डेटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रिएट S3 बकेट, क्रिएट S3 बकेट, डिफरेंट डिफरेंट आप S3 बकेट बनाओगे, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम, इंफ्रा बना रहे हैं। इंफ्रा बनाने के बाद जब आप उसको यूज करोगे तो चार्जेस बिलिंग आई तो बिलिंग टीम बैठी रहती है, ठीक। सिक्योरिटी इशू आ गए, सिक्योरिटी टीम बैठी है, चाहिए क्या इशू, इंफ्रा की टीम है। मोस्टली क्या होता है, इंफ्रा बनने के बाद इंफ्रा ही इंफ्रा की टीम ही देखती है कि कोई मेरे इंफ्रा में अटैक ना कर पाए, तो ये सारे रिसोर्स को यूज करके रखे। बस इतना याद रखना। प्राइसिंग मॉडल, क्लासेस पता होना चाहिए। एक बार पूछ लिया था कि इस S3 स्टैंडर्ड का प्राइस क्या लगता है, पर जीबी लगता है, पर टीबी लगता है, ठीक है। तो इतना रिमेंबर याद रखना, पर जीबी चार्जेस ले।
सर ये हमने वेबसाइट जो होस्ट की है जिस S3 पे मतलब क्लाउड फ्रंट पे, ये तो डेटा एक्सेस मतलब ये वेबसाइट कर ही रही है ना इस S3 से, तो ये फ्रीक्वेंट एक्सेस ही होगा ना नहीं, इस तरह का। S3 स्टैंडर्ड में था। तो आपने S3 बकेट डाला किस पे? वेट, बाय मैंने S3 बकेट क्रिएट किया। जब ऑब्जेक्ट डाला तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। बकेट भी प्राइवेट, ऑब्जेक्ट भी प्राइवेट, लेकिन किस हाँ, क्लास में जाता है? स्टैंडर्ड में ही। S3 स्टैंडर्ड में। आप नहीं चाहते स्टैंडर्ड में, पूछता है आप चेंज कर दो, वहां से चेंज द क्लासेस, आप कर लो क्लासेस चेंज। अगर इसमें वेबसाइट आपकी पड़ी हुई है तो इसमें अगर इतना पैसा लग रहा है 10 रुपए, तो डीप आर्काइव में कितना लगेगा? इतना पैसा। तो S3 या का सर, एक ही। बोलिए। हाँ, नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये डेटा हो जो है वो वेबसाइट तो एक्सेस कर रही है ना, फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रही है, राइट। तो हम वो डीप आर्काइव ग्लेशियर नहीं ले सकते ना यहाँ पे। नहीं लेंगे, S3 स्टैंडर्ड में लेके चले। तो फ्रिक्वेंट एक्सेस मतलब डेली हम उसका यूज करते हैं, तो वेबसाइट तो यूज करेगी डेली, तो उसको हमें स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा अगर वेबसाइट होस्ट करनी है तो। राइट। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे AWS S3 ट्रांसफर एस्केलेरेशन। आप लोग में कौन कौन सर्टिफाइड है सोल्यूशन आर्किटेक्ट? कोई सर्टिफाइड है क्लाउड प्रैक्टिशनर यहाँ पे? ओ, अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कंपनी में। हम हमारा काम क्या होता है, कई बार मुझे भी ऐसा काम करना पड़ा, तो मैं अपने टास्क को बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट मिला किसको? कॉन्टिनेंटल से। ठीक है, हम कंपनी में काम कर रहे हैं कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे 5 या 4 यूजर। हर यूजर का एक इंडिविजुअल IAM अकाउंट होगा। IAM में डिस्कस करूंगा। ठीक है, IAM यूजर क्या करता है? इसको इंडिविजुअल लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। लिनक्स में जैसे एक नॉर्मल यूजर होता है, नॉर्मल यूजर के पास रिबूट की परमिशन नहीं होती, पावर ऑफ की परमिशन नहीं होती। तब होती है जब आप एक रूट यूजर्स को क्रिएट करके देता है, तो सेम आपका AWS में होता है। तो कंपनी के अंदर क्या काम होता है, ध्यान से सुनो। ये रहा एक यूजर, ये रहा दूसरा यूजर, ये रहा तीसरा यूजर, और ये रहा चौथा यूजर। चारों यूजर को अलग अलग काम दिया गया। ठीक है, मैंने लिखा UI1, दूसरा वाला हुआ U-2 यूजर 2, तीसरा हुआ यूजर-3, चौथा होता है हमारा यूजर-4। अब चारों कंपनी में काम कर रहे हैं। पहले वाले को बोला गया तुम मैनेज करोगे EC2, दूसरे वाले को बोला गया आप मैनेज करोगे S3 बकेट, तीसरे वाले को बोला गया आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड वॉच मॉनिटर, चौथे वाले को बोला गया क्या? लॉग्स। लॉग्स मतलब AWS S3 में क्लाउड ट्रेल के अंदर सारे लॉग्स मिलते हैं। राइट, ये कौन है? SBI क्लाइंट।
प्रोजेक्ट किसने लिया हुआ है? कॉन्टिनेंटल ने। किससे लिया है? एसबीआई से। तो एसबीआई किससे बात करेगा कोई प्रॉब्लम आएगी? एसबीआई क्या बोलेगा? एसबीआई की टीम, इन्होंने सोचा कि हम S3 बकेट से कुछ डेटा कॉपी कर लें। जब ये कॉपी करने जा रहे हैं S3 बकेट में, तो इनकी स्पीड आ रही है बहुत स्लो। तो यहाँ की टीम ने क्या किया? मेल किया कॉन्टिनेंटल को, राइट। और यहाँ पे एक टीम होगी, कौन? ये बॉस होगा, कौन? एसबीआई टीम का बॉस। ये सारे के सारे टीम को लीड करेगा। तो कॉन्टिनेंटल पे मेल आया, मेल पता चला कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये टीम लीडर है, हमारा बॉस है, ठीक है। तो इस बॉस को बोला गया ऐसा ऐसा इशू आ रहा है एसबीआई के बकेट में। तो अब ये बॉस क्या करेगा? अपने टीम लीडर को बोलेगा, टीम लीडर, मान के चलो आप में से कोई एक टीम लीडर है, उस टीम लीडर को दिएगा कि 10 लोगों को, 5 लोगों को आपने मैनेज करना है। तो टीम लीडर क्या बोलेगा? इसी का तो सब काम धाम होता है। तो ये बोलता है यूजर 2 को, क्या बोलेगा यूजर 2 को? कि आप जाइए किस पे? क्लाइंट के बकेट पे। ये ऐसे नहीं चला जाएगा, साइज के लिए डिफरेंट ऑप्शन होता है। मैं वो आपको आईएम में बताऊंगा, क्योंकि S3 का ट्रांसफर एस्केलेशन में हम बात कर लेते हैं। तो ये यूजर क्या करेगा? स्विच करके जाएगा। कौन सा? यूजर 2, स्विच रोल। कई बार पूछता है रोल पे, स्विच रोल। स्विच रोल करेगा, ये सारी पॉलिसी हम अटैच करेंगे। कहाँ पे? क्लाइंट का पहला काम होगा, एसबीआई ये क्या करेगी? एक मेल लिखेगी। मेल पे अपना अकाउंट नंबर, ARA नंबर ऑफ द बकेट, और उस अपने बकेट में एक पॉलिसी लगा के रखेगा, क्या? S3 की फुल परमिशन। और ये मेल करेगा कहाँ पे? सेम कंटेंट यहाँ पे लगा के इसको मेल कर देगा कॉन्टिनेंटल को, ये हमारा इश्यूज है, आके देख लो। तो यहाँ पे बॉस क्या करेगा? या टीम लीडर होगा, टीम लीडर के अंदर भी एक सीनियर होगा या जूनियर होगा, वो क्या काम करेगा? एक पॉलिसी बनाएगा। पॉलिसी बनाने के बाद उस पॉलिसी को देगा किसको? यूजर 2 को। यूजर 2 कौन है? मान के चलो कोई भी हो सकता है। अगर यूजर 2 नहीं है तो वो काम यूजर 1 करेगा, दोनों नहीं आए तो यूजर 3 करेगा, ठीक है। चारों नहीं आएगा तो टीम लीडर फिल करेगा। ऐसा तो होगा नहीं कंपनी में। तो हर कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट आईएम अकाउंट होता है। आईएम में बड़े प्यार से आपको बता, ठीक है। अभी इसका समझो यूज केस क्या। तो पॉलिसी जनरेट किया टीम लीडर ने, किसके लिए? यूजर 2 को। कौन सा? AWS S3 फुल एक्सेस। बस फुल एक्सेस मतलब S3 कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। EC2 नहीं चेंज कर पाएगा, लैम्डा में नहीं जा पाएगा, क्लाउड फ्रंट में नहीं जा पाएगा। S3 मतलब S3। इसको अटैच किया किसको? इस यूजर को। पॉलिसी अटैच किया स्विच रोल की। तो ये बंदा क्या करता है? अपने लॉगिन करेगा आईएम अकाउंट को और स्विच करके जाएगा कहाँ पे? क्लाइंट S3 बकेट के अंदर। तो जैसे इसके बकेट के अंदर जाएगा तो सिर्फ इस S3 बकेट में पहुंचने के बाद चेक करेगा स्पीड का इशू क्या है। तो वो जाने के बाद S3 बकेट में आप आ जाइए अगेन से। तो प्रॉपर्टीज में आते हैं, नीचे आ जाइए। वर्जनिंग है, डिफॉल्ट है, इंटेलिजेंट है, क्लाउड ट्रेल है, लॉग सारे अवेलेबल होते हैं। देखेगा कि हाँ ये ट्रांसफर एस्केलेशन क्या है, यहाँ पे डिसेबल पड़ा हुआ है। कौन? वो यूजर जाएगा और चुपचाप जाने के बाद इसको एडिट करेगा, इसको इनेबल करेगा, ठीक है। इनेबल करने के बाद यूजर एक्सेस एंड पॉइंट फास्टर डेटा ट्रांसफर, बस सेव चेंजेस किए। सेव चेंजेस करने के बाद मेल में क्या करेगा यूजर? स्विच रोल करके गया। दो ऑप्शन है, जब अंदर जाएगा ऑप्शन आता है स्विच रोल, जब काम हो जाएगा तो अगेन से करके आ जाएगा स्विच बैक। ये मैं आपको AWS IAM बताऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ये काम होता है कंपनी के अंदर, इसको अपने प्रोफाइल में ऐड करो। सर मैं ये काम करता हूँ डेटा, क्या करते हो? सर एक्चुअली समटाइम्स वी नीड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द S3 बकेट। तो पूछिए कैसे इंक्रीज करो? सर यूजिंग स्विच रोल करके मैं जाता हूँ क्लाइंट के अकाउंट में और S3 बकेट में जाके चेक करता हूँ, और समटाइम्स ट्रांसफर एस्केलेशन डिसेबल होता है तो उसको इनेबल कर देता हूँ। तो समझ जाएगा ये बंदा थोड़ा थोड़ा जो टास्क कंपनी में दिया गया यहाँ इसने किया हुआ। तो ऐसे आपको बोलना रियल टाइम, ठीक है। तो इसने क्या किया? ट्रांसफर एस्केलेशन को इनेबल किया। उसके बाद क्लाइंट क्या करता है? डेटा डाउनलोड करता है। अब लिनक्स में पता होना चाहिए, बाहर से जो भी लिंक डाउनलोड कर रहे हो
डुप्लीकेट कमांड और लिंक आप यहाँ पे स्पीड हाई हो जाएगी। तो ये ट्रांसफर एस्केलेशन पे ज्यादा कुछ है नहीं, लैब करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना याद रखना इसका यूज केस क्या है। सर अगर ये S3 बकेट यूजर 2 ने क्रिएट किया होगा तो क्या यूजर हमें थोड़ी स्विच यूजर या कभी कुछ नहीं, ये यूजर नहीं कर पाएगा। ये जो S3 बकेट क्रिएट करेगा आपके कंपनी का रूट यूजर करेगा। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं यूजर 1? नहीं मैं ऐसे बोल रहा था कि अगर ये AWS S3 का सारा कुछ यूजर 2 ही मैनेज कर रहा है तो उसने वो S3 बकेट भी क्रिएट किया होगा तो डायरेक्टली उसको स्विच रोल करने की जरूरत ही नहीं होगी ना। नहीं नहीं, स्विच रोल कब पड़ती है? ये SBI बैंक है, SBI बैंक का डेटा है। आपने इंफ्रा बनाया, इंफ्रा तो आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। क्या आप किसी को भी अंदर जाने दोगे? नहीं अंबानी के घर पे बिल्डिंग के बाहर कोई भी चला जाता है ऐसे घूमने वाला, नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता, उसके लिए हाई सिक्योरिटी है। तो मतलब अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर बनाते हैं। जैसे कंपनी भी वैसा होता है कि आप एजेंट हो, तो एजेंट तो ऐसे ही किसी के घर नहीं चले जाओ, परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन लेने के बाद हाँ ये हमारे एजेंट हैं, इनसे मिलिए, ये पॉलिसी के बारे में बताएंगे, जो भी ऐसा वैसे। तो अगर यूजर 2 को पॉलिसी दी है क्या S3 फुल की, तो ये अंदर आके SBI के अकाउंट में S3 बकेट में जाके S3 को बस देख पाएगा, EC2 को छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, एरर आ जाएगा, परमिशन डिनाय। ठीक है, तो ये इनको किस बोले बोले तो ये काम हो जाने के बाद अगर S3 की सर्विस जो स्पीड का इशू था इसको मतलब चेक करने के बाद उसको ठीक करने के बाद ये पॉलिसी हटा दी जाएगी ये तो उसको लिमिटेड होती है। इस पॉलिसी का नाम ही होता है सिक्योरिटी टोकन सर्विस, STS। जब आप जनरेट करोगे ना, मैं बताऊंगा आपको कैसे जनरेट। हाँ सिक्योरिटी टोकन सर्विस मतलब आप मेट्रो में ट्रेवल किए हो, राइट, आपने टोकन लिया कितने रुपए का, एक स्टॉप से जाने के लिए टोकन एक दिन वैलिड होता है। हाँ पहले लोग क्या करते थे, सुबह में लेते थे, शाम तक बैठे रहते थे मेट्रो में, बढ़िया ठंडा लगता था। अब उसमें लिमिट कर दिया कि आप यहाँ से इस स्टेशन में 1 घंटे में पहुंचोगे, 1 घंटा 40 मिनट तक, और फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद वो वैलिड नहीं होगा। जब आउट करोगे तो एरर आ जाएगा, तो उसका फिर हम अलग से चालान देंगे। तो टोकन मतलब ये लिमिटेड सर्विस होता है, लिमिटेड। एक बार गया बाहर, फिर उसके बाद अपने आप हट जाएगा, फिर दोबारा जाना हो तो फिर पॉलिसी असाइन कीजिए। अगर इसको मैंने बोल दिया भाई तू क्लाइंट के पास जा, तो बार बार जाके तो डिलीट मार देगा डेटा, समझ लो। तो सिक्योरिटी के लिए सारी बहुत इम्पोर्टेंट, जब मैं IAM बताऊंगा ना उसमें सारा क्लियर हो जाए। ठीक है ठीक है, ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि ये काम हम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक बकेट बनाएंगे, दूसरा बकेट में डेटा को रेप्लिकेट करेंगे, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। या आप 2 अकाउंट में कर लो, 2 रीजन में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कल हम करेंगे 2 अकाउंट, एक मेरा अकाउंट होगा, एक आपका अकाउंट होगा, इजीली आप समझ जाओगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनी डाउट आप पूछ लो। एनीवन? सर हेलो। बोलिए बोलिए विद्याधर। सर हमारा AWS में बिल आया है, सबका बिल आया है, कितना रुपए? 500 1000 इतना ही आया है। 16,000? नहीं, 500 और 600 ऐसा आया है, तो सबका। इसका भी 500? 1000 आया है। देखो स्क्रीन सर दिख रहा है ना, स्क्रीन दिखाई दे रहा? हाँ सर। चलो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अपने बिलिंग डैशबोर्ड में जाना है सबको, जी क्या सर। सर्विस चल रही है क्या नहीं चल रही है। यहाँ पे जो अपने नाम के पास यहाँ पे देखो है बिलिंग डैशबोर्ड, राइट। तो इस बिलिंग डैशबोर्ड में आ जाओ। डैशबोर्ड में आने के बाद देखते हैं हमारी कितनी सर्विसेज है, कहाँ से पैसा ज्यादा आ रहा है।
ये बिल का डैशबोर्ड है, मेरा अभी पैसा है इतना USD डॉलर, ठीक है, इतना पैसा मेरा आ गया। तो बिल में चलते हैं, बिल्स के अंदर तो मेरा कितना है 4 पॉइंट इतना डॉलर, राइट। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे दिखाई दे रहा है? EC2 अंदर आ जाओ, EC2 में। तो EC2 में बता रहा, देखो एशिया पैसिफिक मुंबई में 5 इतना इतना पैसा है। सबसे ज्यादा नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, सबसे ज्यादा EC2 को मैंने लॉन्च किया। आपने अगर चालू किया, बंद किया, चालू किया, मतलब लॉन्च किया, डिलीट किया, उसका भी पैसा लगता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने 9 बजे EC2 लॉन्च किया, 9:15 में डिलीट किया, तो प्राइस उतना ही होगा। सुबह 9 बजे किया, रात में 9 बजे डिलीट किया, तो प्राइस उतना ही होगा। समझ रहे हो? तो कभी भी इंफ्रा लॉन्च करते हो EC2, तो उसको शाम तक यूज करो, शाम को डिलीट करो, ठीक है। इसलिए बिल आपका जनरेट होगा। की मैनेजमेंट से भी मेरा इतना पैसा आया, देखो मेरा कितना है, इतना रुपया, कोई इशू नहीं है, पे करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फ्री टीयर में है। 2 रुपए 4 रुपए तो पे कर दो, लंबा चलेगा अकाउंट, ठीक है। आवाज आ रही विद्या? एम ऑडिबल? यस सर सर। यस सर। ठीक है, तो जो भी होता है उसको आप डिलीट कर दो लैब के बाद। जो बिल है सर उसको क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप हट जाएगा। हट जाएगा ना? नहीं, मेल करना है क्या सर? कोई मेल नहीं, कोई भी ठीक है सर। सर्विस यूज करते हो डिलीट मार दो। ठीक है सर। थैंक ओके, यू सर। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, एक मेरा आज इंटरव्यू है, सो आई विल गो अर्ली। फिर कल करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अस्थिर टॉपिक। सर एक परसों का छूट गया था, iOS 2 का बनाने के लिए बोले थे। क्या छूटा था? iOS 2 का कुछ करके लैब में दिखाने को बोले थे। iOS, ओके, नहीं, IOPS, सॉरी IOPS, iOS। ओके ओके ओके, ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे। तो पहले मैं S3 कर लेता हूँ, S3 के बाद फिर आते हैं इसमें IOPS। वो मैं आपको शायद बोल रहा था कि मल्टी अटैच की बात कर, राइट। हाँ, सीरियस, उसका लैब करके चलो बताने को। ठीक है, उसको कर लेंगे मंडे को, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ चलिए, लक सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।